After lyophilic and lyophobic, again a 3-mark question comes, which is what are multimolecular colloids, what are macromolecular colloids, and another one is associated colloids. क्या होती है, कैसे होती है, ये अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स की. नाम में ही डेफिनेशन है, अगर आप ध्यान से देखो तो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स का मतलब हो गया ऐसे कोलॉइडल रेंज पार्टिकल्स या ऐसी कोलॉइड्स जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटी छोटी रेंज के पार्टिकल्स आपस में कंबाइन करते जाएंगे और कंबाइन करने के बाद वो लार्ज रेंज ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. स्मॉलर पार्टिकल्स comes together forming bigger range particles. क्या बना रहे हैं, bigger range particles बना रहे हैं. याद रहेगा, ऐसे कोलॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर. मल्टी मतलब क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे मिलके क्या कर रहे हैं, बड़ी रेंज ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. एम आई क्लियर? यस सर. यस सर. अब आगे आता है मैक्रोमोलिकुलर. मैक्रो तो नाम में ही, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा. तो मैक्रोमोलिकुलर क्या हो गया, ये वो कोलॉइड्स हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स का साइज, उसकी डायमेंशन वो पहले से ही बड़ी है. साइज कैसा है, कंपेरेबल नहीं है, बड़ा, बड़ी रेंज का साइज है. बिगर रेंज पार्टिकल्स. अगर बिगर रेंज पार्टिकल्स हैं तो ऐसे पार्टिकल्स को हम किस कैटेगरी में लाई करते हैं, मैक्रोमोलिकुलर. एग्जाम्पल हो गया प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे इस कैटेगरी में लाई करते हैं. ठीक है, गोल्ड, सोल, सल्फर, सोल हमारे ऊपर ऊपर लाई कर जाते हैं. एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर. ओके, अब आगे सुनिएगा, ये क्लियर हो गया तो अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स. एसोसिएटेड कोलॉइड्स की डेफिनेशन और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, आप लोग ध्यान देना, हालांकि 10th में आपने ये पढ़ा हुआ है. एसोसिएटेड कोलॉइड्स एक स्पेशल टाइप का कोलॉइड है जिस कोलॉइड के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, कहता है कि जब लो कंसंट्रेशन होगी, कैसी कंसंट्रेशन होगी, लो कंसंट्रेशन पर तो ये बिहेव करेगा नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह. लेकिन जैसे ही आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे एट हायर कंसंट्रेशन, जो कोलॉइडल स्टेट है प्रॉपर्टीज का, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट करना शुरू होते हैं. एग्रीगेट मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं किसी एक सेंटर के रेस्पेक्ट में. फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा सर सरफेस केमिस्ट्री वाला पेज दिख रहा है, बाकी पेज नहीं आ रहे. किसी को नहीं दिख रहा? ना. यस सर. नो सर. नहीं दिख रहा, अभी रुको, अब दिखा? नो सर. नो सर. एक मिनट रुको. अब देखो, यस सर. क्लियर? हाँ सर, अब आ गया. अब देखिएगा, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये समझने वाली चीज है कि लो कंसंट्रेशन पे तो एक कैसा बिहेव कर रहा है, लो कंसंट्रेशन पे इट इज बिहेविंग लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट. नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, लेकिन कैसा बिहेव कर रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है. कहाँ पर, लो कंसंट्रेशन पे. लेकिन अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो जो इसके पार्टिकल्स है ना, वो एग्रीगेट कर जाते हैं. एग्रीगेट मतलब इकट्ठा हो जाना. जैसे इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस चीज को, मिसल बोलते हैं. मिसल फॉर्मेशन साबुन के अंदर होती है, आपको याद होगा, जो साबुन होता है इसका फॉर्मूला होता है RCOONA, जहाँ पे R होती है आपकी एल्काइल चेन. जनरली दो तरह के साबुन होते हैं, एक सोडियम स्टीयरेट दैट इज C17H35, इसको स्टीयरेट कहते हैं, और एक होता है सोडियम पामीटेट दैट इज C15H31. ये आपकी एल्काइल चेन होती है जनरली. ठीक है, CO पार्ट है, Na पार्ट है, तो Na पे चार्ज क्या आने वाला है, प्लस, और CO नेगेटिव बनने वाला है हमारा. R पार्ट हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है. तो आप जानते हो सोप की कहानी 10th में पढ़ी थी आप लोगों ने. सोप के अंदर दो पार्ट होते हैं, याद है नहीं? एक हेड होता है और एक क्या होता है, जल्दी बोलिए. सोप के अंदर दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? सर एक तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है. हाँ, सोप का बेसिकली दो पार्ट का हम अगर मतलब कर रहे होते हैं तो हम ये बता रहे होते हैं कि दो हिस्से हैं इसके अंदर, एक हेड है
और एक क्या होता है, टेल होता है, जो हम इसको बोलते हैं टेल को, लंबे पार्ट को, इसको, ये हमारा टेल हो गया। ये जनरली आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। एंड व्हाट इज हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलेंट, ठीक है। और जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज ये जो हेड है, इसके अंदर दो पार्ट है आपके, एक तो है COO और एक लगा हुआ है Na। तो आपका बाहर भाग जाएगा क्योंकि Na प्लस, और ये क्या है, O माइनस। ये जो O नेगेटिव पार्ट होता है ना, ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट। और बच्चों याद रखना, ये COO जो माइनस पार्ट है हमारा, ये ही पानी के अंदर घुलता है, ये सॉल्युबल होता है। ये पार्ट कैसा है, सॉल्युबल, जबकि ये वाला पार्ट कैसा है, वाटर रिपेलेंट। ये किस में घुलता है, याद रखना, ये ऑयल में घुलता है, ग्रीस में घुल जाता है। ओके, याद रहेगा सभी को, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब Yes, सोप sir. सोप काम कैसे करता है आपको पता ही होगा। सोप का काम करने का तरीका होता है, सोप एग्रीगेट फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। ये कैसे काम करता है, जैसे सोप है, आप सोप के मॉलिक्यूल में एक हेड है और एक टेल है। तो सोप के मॉलिक्यूल्स किसी भी सरफेस पर पहुंच के, जनरली ग्रीसी सरफेस पे, एक ये सरफेस मान लो एक कपड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक गंदगी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सोप के मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं कि जो टेल पार्ट है वो डर्ट से चिपकती है, और ये जो हेड पार्ट है ये कहाँ, वाटर की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेता है। मान लो ये चारों तरफ पानी पानी मौजूद है, तो पानी के अंदर ये अपने आप पानी की तरफ अपने आप को अलाइन कर रहा है, यानी कि इट वांट्स टू, इट विशेस टू गो टुवर्ड्स वाटर, इनटू द वाटर। लेकिन क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये किससे चिपक गया, हमने पढ़ा था अभी, ग्रीस से चिपक जाता है, ये ग्रीस में घुल जाता है। तो ये ग्रीस में घुल गया। अगर ये ग्रीस में घुल गया और ये वाला पार्ट जोर लगा रहा है बाहर निकलने के लिए, तो क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स अब एक साथ एक मूवमेंट करते हैं, और इस पूरी की पूरी लेयर को, जैसे ही आप कपड़े को एजिटेट करते हैं, रगड़ते हैं, इसको कोई मैकेनिकल मोशन देते हैं, तो इन सभी पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। और जैसे ही इनकी एनर्जी बढ़ती है, ये एक एनर्जी के साथ पूरे के पूरे डर्ट को एक साथ लेके कपड़े से बाहर चले जाते हैं। मेरी बात समझ आ गई। इससे क्या हुआ, जो कपड़ा था वो डर्ट फ्री हो गया। जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, याद रखना कुछ टर्म्स यहाँ पे, जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, पहले बात तो ये जो कंसंट्रेशन पे ये जो मिसल फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम लोग नाम देते हैं CMC। एंड व्हाट इज CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्या बोला मैंने, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को अलाइन करके क्या बना देते हैं, सरफेस लेयर फॉर्म कर देते हैं, दिस इज नोन एज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, जब ये बन रहा होता है, टेम्परेचर एट विच इट इज फॉर्मिंग, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, क्राफ्ट टेम्परेचर। ये याद रखना, ये कौन सा टेम्परेचर है, क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन याद कर लेना और क्राफ्ट टेम्परेचर याद कर लेना। ये हमारा पूरा एसोसिएटेड क्लोराइड्स को एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। ये मैंने पहले समझा दिया आपको, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, वही स्टोरी है पूरी। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट किससे चिपक जाएगा, ग्रीस से चिपक जाएगा। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वाटर की तरफ जाना चाहेगा। तो जैसे ही आप कपड़े को एजिटेट करते हैं, तो ये जो सरफेस लेयर फॉर्म कर चुके हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स ये सरफेस लेयर बना के एक साथ बाहर निकल जाते हैं। दिस इज हाउ द सोप मॉलिक्यूल वर्क्स। मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को, ये क्लियर हो गया। ओके, यस सर। अब आता है कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप लायोफोबिक सोल को बना सकते हैं। मैंने कहा ना, ये केमिकल मेथड्स होते हैं और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। तो लायोफोबिक सोल को बनाने के प्रिपरेटरी मेथड्स आपके सामने आ गए, प्रिपरेटरी मेथड्स, ठीक है। प्रिपरेशंस हम डाल देते हैं इसके अंदर। अब पहले आता है केमिकल मेथड, है ना। केमिकल मेथड से पहले एक मेथड और भी होता है वैसे, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसे समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल याद रखिएगा। एक हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे रोटेटर लेते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ही हाई स्पीड पे, इसको बोलते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। बच्चों क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल। ये रोटर्स हैं बेसिकली, स्पिन चक्की हैं, चक्कियां, दो गोल गोल पहिए हैं और ऊपर मेटल सरफेस है, और इस ये घूमता है अगर क्लॉकवाइज, तो ये घूमता है आपका
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक को क्लॉकवाइज घुमा दो और एक को एंटी क्लॉकवाइज, और इन दोनों के बीच में आपने क्या डाल दिया, बड़ी रेंज के पार्टिकल्स डाल दिए। अब क्या होगा, जो ऊपर की सरफेस है वो है क्लॉकवाइज कांटेक्ट में, जो नीचे वाला है वो किससे कांटेक्ट में है, वो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके बीच में क्या आना शुरू हो जाएगा, ये पार्टिकल के बीच में ट्विस्ट आना शुरू हो जाएगा और ये पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ ट्विस्ट ब्रेक कर जाएगा। तो बड़ी रेंज के पार्टिकल्स को आप कन्वर्ट कर देते हैं छोटी छोटी रेंज के पार्टिकल्स में इस मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन की हेल्प से। दूसरा जो यहाँ आप पढ़ रहे हो दैट इज योर ब्रेडिक आर्क मेथड। ब्रेडिक आर्क मेथड को समझने के लिए एक सेकेंड, हाँ, ब्रेडिक आर्क मेथड समझने के लिए आप समझिए कि ये एक आर्क है आपके पास और इस आर्क में आपको जिस भी मेटल सोल को प्रिपेयर करना है आपने वो रख दिया। मैं आपको दिखाता हूँ ये आर्क कौन सी, ये रही वो आर्क, ठीक है। इस आर्क में मान लो आपने गोल्ड सोल ले ली, इम्प्योर गोल्ड सोल, और यहाँ से आपने करंट पास कर दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट जा रहा है इसके अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये जो सोल के चारों तरफ है आइस बाथ प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, करंट जब जा रहा है तो ये जो गोल्ड के वेपर्स बनने शुरू होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में हाई हो जाएगा ना टेम्परेचर, करंट कहीं और तो जा नहीं रहा। तो क्या हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, और टेम्परेचर हाई हो गया तो गोल्ड के जो गोल्ड है जो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया तो बाहर एस्केप करने की टेंडेंसी करेगा, लेकिन बाहर क्या मौजूद है बच्चों, बर्फ मौजूद है। बर्फ की वजह से टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, ठंडा, और टेम्परेचर ठंडा हो गया तो ये कहाँ बैठ जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा। एम आई क्लियर, ये कहाँ हो जाएगा, दे विल सेटल डाउन एट दी बॉटम, बॉटम पर ये बैठ जाएगा। एम आई क्लियर, तो यहाँ से आपको प्योर गोल्ड सोल मिल जाती है ब्रेडिक आर्क मेथड से, विल गेट प्योर गोल्ड सोल। नेक्स्ट आता है आपका पेप्टाइजेशन। व्हाट इज पेप्टाइजेशन, आपने कभी सुना हो पेप्टाइजेशन कहते किसको है, किसी बच्चे ने? एक होता है प्रेसिपिटेशन, एक होता है पेप्टाइजेशन, दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन ये ध्यान रखना। Conversion of precipitate into colloidal solution is peptization. बहुत बढ़िया। किसी भी अगर हम प्रेसिपिटेट को, याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में, कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कोलाइडल सोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये अपने आप तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो डीएम होता है डिस्पर्शन मीडियम, उसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाल देते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट। तो इससे क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट है वो कोलाइड हो जाते हैं। इसको सिंपल सी भाषा में ऐसे समझो, प्रेसिपिटेट क्या थे आपके, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट, ठीक है। अब वो कोई चार्ज कैरी कर रहे हैं, जैसे मान लो Ca2+ है या Mg2+ है या K+ है, ये प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में घूम रहे हैं। अब आपने कहा कि इस प्रेसिपिटेट को मुझे कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डाल दिए। तो मैंने इसमें Cl- डाल दिया, Cl- ने K+ से भी कंबाइन किया, KCl बना दिया। अगर Ca2+ होता तो मैं डालता Cl- में, Ca2+ में Cl- वो CaCl2 फॉर्म कर लेता। अब जो CaCl2 बन गया, ऑब्वियस सी बात है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है, न्यूट्रलाइज मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइज भी क्या होगा, पहले से बड़ा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, एंड इट विल सेटल डाउन। ये कहाँ बैठ जाएगा, बॉटम पर जाकर बैठ जाएगा। इस प्रोसेस को, जिसमें आप एक प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या डाल के, डीएम में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल के, इसको हम लोग एक बार दोबारा बता दो, फिर से समझो। प्रेसिपिटेट आपके इनसॉल्युबल आयंस या पार्टिकल्स हैं जो सॉल्यूशन में घूम रहे हैं। आपने कहा कि मुझे इन आयंस को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करना है, सेटल डाउन करना है, ताकि ये बड़ी रेंज ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने क्या किया, पेप्टाइजेशन बेसिकली, देखो करते हैं क्या पेप्टाइजेशन, आपकी जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए करते हैं। और स्टेबल कैसे होगा, देखो अगर सॉल्यूशन में सारे के सारे एक जैसे ही चार्ज है तो आपस में रिपल्शन होती रहेगी और लगातार घूमते रहेंगे। तो उनके घुमक्कड़पन को कम करने के लिए आपने क्या किया, उस पॉजिटिवली चार्ज सोल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो टूटता है आयनाइज होता है, आयंस फॉर्म करता है, और ये जो आयंस है ये इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या बनेगा आपको, नीचे बॉटम पे मुझे स्टेबल पार्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि न्यूट्रल है, जो कोलाइडल रेंज में आ चुके हैं। इस प्रोसेस का नाम पेप्टाइजेशन होता है। एम आई क्लियर?
क्लियर हुआ सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स जहां से हम लायोफोबिक सोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें से कुछ यहाँ दे रखे हैं कि कंडेंसेशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, हाइड्रोलिसिस मेथड, डबल डिस्प्लेसमेंट, सारे खाली टाइप ऑफ मेथड्स हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो ये है। जैसे पहली है डायलिसिस, और डायलिसिस भी आप लोग जानते हो। व्हाट इज डायलिसिस? पाए में पढ़ा आप लोगों ने? जल्दी बोलो, डायलिसिस क्या होता है? सर जब डीएम को हटा देते हैं, डीएम को फिल्टर कर देते हैं इलेक्ट्रिक मान लो, एक सेकंड मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ। ये एक बॉटल जो है ना आपकी, ये बॉटल रिप्रेजेंट कर रही है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, और ये जो गोल गोल पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं ये पार्टिकल आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, ये डिजॉल्व आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, क्रिस्टलॉइड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना रेट होता है डिफ्यूजन का। अब आपने क्या किया, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाहर आपने क्या कर दिया, आपने एक सॉल्यूशन ले ली, वाटर ले लिया सिंपल। तो ऑब्वियस ही बात है अंदर कंसंट्रेशन क्या है आपकी, ज्यादा है, और बाहर कंसंट्रेशन क्या है आपकी, कम है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब मुझे बताओ Yes, sir. कौन कहाँ से क्या ट्रैवल कर जाता है, जल्दी बोलिए। डायलिसिस में बेसिकली क्या हो रहा है, अब देख के बता दो मुझे क्या हो रहा है डायलिसिस में। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ही तो है बेसिकली ये। इसमें से क्या हो रहा है, जो बड़ी रेंज के पार्टिकल्स है वो तो यहीं रह जाएंगे इसमें ही। कौन बाहर चला जाएगा? छोटी रेंज के पार्टिकल। छोटी रेंज के पार्टिकल कौन है आपके पास? अगर ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो जो सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो डायलिसिस हमारे ब्लड में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में जो ब्लड है वो बेसिकली कोलाइडल रेंज का पार्टिकल है। ब्लड कैसा है? कोलाइडल रेंज का। और जो इम्प्योरिटी है वो ट्रू सॉल्यूशन रेंज की है, बहुत छोटी रेंज की है, कोलाइडल रेंज से कम है वो। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है उस किडनी में से वो ब्लड को तो होल्ड कर लेती है, ब्लड को तो वो होल्ड कर लेती है, वो किसको जाने देती है अपने में से? वो अपने में से ट्रू सॉल्यूशन, जो इम्प्योरिटी की, ट्रू सॉल्यूशन रेंज की जो इम्प्योरिटीज है उन्हें वो बाहर जाने देती है। वो हमारी बॉडी से आपको पता है यूरिन की फॉर्म में, फेकल वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। और अगर किसी इंसान की किडनी खराब हो जाए तो यही प्रोसेस होती है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, आजकल तो बहुत कॉमन हो चुका है ये, कि किसी किडनी खराब हो गई तो हम क्या करते हैं, एक मशीन बनाते हैं, इसको डायलाइजर कहा जाता है। और इस डायलाइजर में से एक तरफ से आपका इम्प्योर ब्लड पास होता है। डायलाइजिंग मशीन उसको, उस इम्प्योर ब्लड में से जो ब्लड वाला पार्ट है उसको अलाउ कर देती है पास होने के लिए, और जो इम्प्योरिटीज होती है उसको सेपरेट करती जाती है। तो अगर एक तरफ से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से वो प्योर ब्लड भी उस इंसान की एक पेन में चढ़ाया था, मतलब एक हाथ से आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है तो दूसरे हाथ पे आपको इंजेक्शन लगाकर, ये इस तरीके से इंट्रावेनस ट्यूब लगाकर आपको ये जो है ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, जो एक तरफ से इम्प्योर ब्लड जा रहा है, दूसरी तरफ से आपकी बॉडी में प्योर ब्लड जा रहा है, और किसकी हेल्प से जा रहा है, याद रखिएगा, बाय द हेल्प ऑफ अ मशीन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायलाइजर। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब ये बस लगभग जो है